आज भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के बारे में कि बिहार का जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वो कैसा है। आप सबको पता है जो बिहार है वो इंडिया का जब मैप आप खोलोगे तो नॉर्थ ईस्ट साइड में प्रेजेंट है, इधर साइड में प्रेजेंट है। और उसके बॉर्डर स्टेट जो है, हमारे जो पड़ोसी राज्य है हमारे बिहार का, वो यूपी के साथ, बंगाल के साथ, झारखंड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई पूछे आपसे कि कौन सा देश के साथ हमारा जो बिहार है वो बॉर्डर शेयर करता है, तो एकमात्र कंट्री है, वो है नेपाल। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं इसको, ये हम आपको दे देंगे। बिहार जो है गंगा के समृद्ध मैदानी भाग के मध्य में बसा हुआ है। जब देखेंगे गंगा का जो इलाका है उसके आसपास के क्षेत्र में एकदम बीच में बसा हुआ है और पूर्वी भारत में स्थित है। ये 15 नवंबर को झारखंड से 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हो गया था। उसके बाद से इसका जो वर्तमान अस्तित्व आप देखते हैं, वर्तमान जो इसका इमेज देखते हो अपने बिहार स्टेट का, वो आपको अभी दिखता है 15 नवंबर 2000 के बाद, झारखंड से अलग होने के बाद। बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका जो भौगोलिक विस्तार है 24-20-10 से लेके 27-31-15 तक है, जो उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। साथ साथ 83-1950 से लेके 88-1740 तक ये पूर्वी देशांतर में के मध्य में आएगा। हाँ मेहनाज बोलो। अलग से देखो है। यहाँ पे जो बताया गया भौगोलिक विस्तार जो है ना, उत्तरी अक्षांश, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा आप लोग पढ़े होंगे, तो उत्तरी अक्षांश में है हमारा जो बिहार है या हमारा जो कंट्री है वो खुद भी उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जब ग्लोब चैप्टर पढ़े थे तो आप ये पूरे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, ऊपर वाले पार्ट में, और इसको फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे पूरे ग्लोब को। तो इस वाले पार्ट में हमारा इंडिया पड़ता है, तो इंडिया जहां पढ़ेगा बिहार की स्थिति भी उधर ही होगी। तो बिकॉज अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से नहीं पढ़ रखे हो तो आपको ये सब चीजें थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट लगेगा। वही ये ज्योग्राफी, इसका कितना विस्तार है, कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड इसका जो उत्तरी अक्षांश है। और इसका दक्षिणी जो पूर्वी देशांतर में चूंकि हम लोग, ये जो मैप आप खोलोगे तो पूर्वी देशांतर में हम लोग स्थित है, इसी की वजह से पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका लोकेशन बताया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो यहीं पे सिचुएटेड है। यहां बता दिया पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। इसकी आकृति लगभग अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा, नीचे में इमेज दिखा हुआ है, देख लेते थोड़ा। ये इस तरीके से आपको दिखेगा, पूरा जो बिहार है यहाँ पे चट्टानों के बारे में है, लेकिन एक तरीके से देखोगे तो ये जो है ना, इधर का जो चौड़ाई है ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू इस साइड के चौड़ाई के, यानी पूर्व का जो चौड़ाई है पश्चिम की अपेक्षा में कम है। और ये पूरा एक तरीके से अगर ज्योग्राफिकल एक जियोमेट्रिक तौर पे आप लोग देखोगे मैप के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये एक रेक्टेंगुलर के जैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर एरिया, या जिसको बोलो कि आयताकार स्थिति के जैसा आपको दिखेगा। वही बोला है कि ज्यामितीय आकृति कैसी है, आयताकार है। बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कहने का मतलब है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग, लंबाई गुने चौड़ाई निकालते हैं, और बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब पूछोगे वर्ग किलोमीटर क्यों, क्योंकि वो क्षेत्रफल का यूनिट है वर्ग किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है 345 किलोमीटर। अब आपको कैसे याद रखना है, 3, 4, 5 एक लाइन से दिया हुआ है, ये उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। जैसे ये पूरा बिहार देखे हो आप, उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है, इस साइड से ले लो पूरा इधर से, तो वो 345 किलोमीटर है। इधर से इधर तक का जो आप निकालने लगोगे चौड़ाई, वो 483 किलोमीटर है, यानी 483 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 345 किलोमीटर। अब इसी दोनों को जो आप गुणा करोगे तो आपको आ जाएगा बिहार का क्षेत्रफल, जो यहाँ पे लिखा भी है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा नंबर जो है पूरे बिहार में जितना स्टेट है उसमें 12वें नंबर पे हम आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले नंबर पे कौन है, यूपी है। यूपी की जनसंख्या काफी, सॉरी क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो क्षेत्रफल की कंपेयर सबसे पहला आता है राजस्थान आता है। और इसी क्षेत्रफल कहने का मतलब कोई भी जो स्टेट है वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, यानी उसका ज्योग्राफी कितना बड़ा है। तो इस हिसाब से हम 12वें नंबर पे आते हैं। और जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र हमारा जो हिस्सा है 2.86% है, यानी पूरा जितना भारत का पूरा मैप जो भी बनाओगे, भारत में नन्ही सा है, छोटा सा बिहार है, तो वो भारत पूरे बिहार का कितना परसेंट है। अगर पूरा इंडिया 100 है तो बिहार कितना परसेंट हुआ, तो ओनली 2.86% जो है बिहार का हिस्सा है क्षेत्रफल में। जनसंख्या के मामले में जो हमारा हिस्सा है वो कितना है, भारत की कुल जनसंख्या जितनी है, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पे बात की जा रही है, याद रखिएगा, क्योंकि 2021 में फिर होना था। हर साल कितने साल के बाद जनगणना होता है आप सबको पता है,
यस मैम 10 साल 10 के बाद। साल के बाद होता है। होनी थी 21 में, बट अभी 24 आ गया, हुआ नहीं है, आप सबको पता होगा। तो ये जो भारत की कुल जनसंख्या है उसका 8.59% जो है बिहार की जनसंख्या है। ये आपको देता है वन लाइनर जिसमें से कौन सही नहीं है, उसमें आपको इस तरीके का डाटा देके आपको मैनिपुलेट करता है एग्जामिनर। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में देश का जो है कितना स्थान है, तीसरा स्थान है, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा है। फिर दूसरे स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे बिहार है, तो याद रखना आप लोग। और इसी हिसाब से टॉप 3 जो एरिया वाइज है उसको भी आपको याद रखना जरूरी है। तो 12वें स्थान पे तो आप आ गए, लेकिन टॉप 3 एटलीस्ट सब पता होना चाहिए। उसके बाद समुद्र तल से जो हमारी औसत ऊंचाई है, मतलब जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, समुद्र जो है हमसे कितना नीचे है, हमसे कितना नीचे और हम उससे कितने ऊंचे पे है, यानी बिहार का जो जमीन है वो समुद्र से कितनी औसत ऊंचाई पे है, तो लगभग 53 किलोमीटर औसत एवरेज लिया गया है। और इसको फीट में पूछा जाता है। जनरली हम लोगों ने जब भी देखा है क्वेश्चन, वहां पे फीट में देते हैं। तो 173 फीट ऊंचाई पे स्थित है बिहार। और समुद्र का जो इलाका है, समुद्र तटीय इलाका, उससे जो हमारे बिहार की दूरी है लगभग 200 किलोमीटर है। बिहार की भौगोलिक सीमा का निर्धारण कौन सी नदियां करती हैं, गंडक, घाघरा, कर्नाशा, गंगा आदि नदियों के द्वारा होता है। बहुत सारी नदियां जो है बिहार को घेरे हुई हैं, कि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा आता है, आप सबको पता है। यही कारण है कि हर तरफ से जब पानी आने लगता है तो बिहार पूरी तरीके से डूब जाता है और बाढ़ हमेशा फेस करना पड़ता है। बिकॉज यहाँ पे अधिकांश नदियां एक तरीके से नदियां जो है चारों ओर बसी हुई है, जो इसके ज्योग्राफी को डिसाइड करती है। इसका जो मैदानी भाग है कृषि आधारित उद्योग पर डिपेंड है और विविध कृषि फसलों के लिए ये भूमि प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बिहार का जो भूगर्भिक संरचना जो है ना, वो कब डेवलप हुआ था, तो प्री कैम्ब्रियन काल में ये डेवलप हुआ था। ये हमेशा पूछता है, हमेशा देखी हूं मैं, जब भी क्वेश्चन देखा है तो प्री कैम्ब्रियन काल, उस एरा में ये डेवलप हुआ है। बिहार की जो भूगर्भिक संरचना है वो प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के आपका जो क्वाटनरी एरा है वहां तक इसका डेवलपमेंट पाया जाता है, उस एरा तक। और वहां दोनों एराओं तक का जो टाइम पीरियड है, दोनों तरह के आपको चट्टान प्री कैम्ब्रियन काल से लेके क्वाटनरी एरा तक के चट्टाने आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी बिहार की जमीन में। बिहार का जो दक्षिणी पठार है वो छोटा नागपुर का पठार है, आप सबको पता होगा, क्योंकि हम एक तरीके से झारखंड से सटे हुए थे। और छोटा नागपुर का अधिकांश हिस्सा आपको मिलेगा झारखंड में। बस दक्षिण में जो हमारा पठार है वो छोटा नागपुर का ही भाग है। उसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और यह पठार जो है, कौन सा पठार, छोटा नागपुर का पठार, यह संरचनात्मक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा प्राचीन है, बहुत प्राचीन है ये। बिहार का जलोढ़ मैदान भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से सबसे नवीन संरचना वाला क्षेत्र है। जो जलोढ़ मैदान है, जहां पे जलोढ़ मिट्टी की ज्यादा अधिकता है, वो वाला जो संरचना वाला भूमि है वो नवीन संरचना वाला है। मुंगेर, जमुई, धारवाड़ चट्टाने, ये पूछता है जनरली कि धारवाड़ चट्टाने कहाँ पाई जाती है, तो मुंगेर और जमुई में, ये आपको पता होना चाहिए। और रोहतास, कैमूर विंध्यन चट्टानों, उत्तरी चंपारण में आपको टर्सरी चट्टाने मिलेंगी। और बिहार का जो उत्तरी मैदान है, उत्तर में, बिहार के उत्तर में जैसे हो गया मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, ये सब एरिया आता है। इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आपने घर में एक बिहार का मैप जरूर लगाना, वो आपको पता चल जाएगा। हर एक के पास, जो भी बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं उनके पास इस तरीके का मैप होना जरूरी है। तो इस तरीके का जो चट्टान है बिहार के उत्तरी मैदान में, क्वाटनरी चट्टाने आपको मिल जाएंगी। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से जो बिहार को 4 भागों में बांटा गया है। मेन है धारवाड़ चट्टाने, सभी इंपॉर्टेंट है। फिर है दूसरा विंध्यन चट्टाने, टर्शियरी चट्टाने और क्वाटनरी चट्टाने। ठीक है, अब धारवाड़ चट्टानों के बारे में देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और धारवाड़ क्रम की चट्टाने बिहार के दक्षिण पूर्व में, जब आप बिहार को ऐसे बांटोगे तो यहाँ दक्षिण पूर्व का क्या मतलब हो गया, ये वाला जो इलाका है दक्षिण और पूर्व में, यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, राजगीर एवं बोधगया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। यही हुआ ना, दक्षिण पूर्व तो यही हुआ। ये हो गया साउथ ईस्ट, जिसको आप दक्षिण पूर्व बोलते हो। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट तो ये हो गया, गलती होगी मेरे से, रुक जा। जब आप ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट और ये हो गया साउथ वेस्ट। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे लिखा है दक्षिण पूर्व में जमुई, नवादा, मुंगेर की पहाड़ी, यहाँ पे इधर साइड में दक्षिण पूर्व में ये सब सिचुएटेड है।
और इन यहाँ पे जो भी चट्टानें आपको मिलेंगी साउथ में, वो साउथ ईस्ट में, ये चट्टानें जो है ना जीवाश्म रहित है, यानी कि वहां पे किसी भी तरह का जो जीव का जो एक तरीके से बचा हुआ अवशेष है उन चट्टानों में नहीं पाया जाता है। रहित का मतलब ही हो गया नहीं पाया जाता है, परंतु इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे कोबाल्ट, इसमें इस तरीके के जो चट्टान होते हैं इसमें कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक और क्रोमियम आदि के निक्षेप पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमको थोड़ी मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो पाता है, मिल जाता है। विंध्यन चट्टानें भी कैम्ब्रियन काल में विकसित हुई हैं। अगर आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सी चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल में विकसित नहीं हुई हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम लोगों ने धारवाड़ चट्टानें पढ़ा, वो भी प्री कैम्ब्रियन काल में, विंध्य भी प्री कैम्ब्रियन काल में, तो इसको दिमाग में रखिएगा। विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के साउथ, मतलब एक तरीके से दक्षिण पश्चिम में। अब दक्षिण पश्चिम का क्या मतलब हो गया, यही है ना यार, एक मिनट बच्चा, एक आपको समझ में आ जाएगा। शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र भी 3 भाग में बटा है। सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी या धून घाटी भी बोलते हैं, रामनगर दून की पहाड़ी। सोमेश्वर या बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है, याद रखिएगा। इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर से लेकर के पूर्व में भिखनाठोरी दर्रे तक है, और इसकी लंबाई जो है 75 किलोमीटर तथा चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर तक है। ये सब याद रखना पड़ेगा कि जो सोमेश्वर श्रेणी है इसका विस्तार जो है पश्चिम में आपको त्रिवेणी नहर देखोगे वहां से लेकर के भिखनाठोरी दर्रे तक है। पूर्व में पश्चिम में क्या है, त्रिवेणी नहर है, और पूर्व में भिखनाठोरी एक दर्रा है, वहां तक है। इसका जो शीर्ष भाग है किसका, सोमेश्वर श्रेणी का जो बहुत टॉप का जो एक तरीके से चोटी वाला भाग है वो बिहार को नेपाल से अलग करता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है 880 मीटर है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी की एक तरीके से लंबाई है, ऊंचाई भी बोल सकते हो, 880 मीटर है, जिस पर सोमेश्वर का किला स्थित है। इस श्रेणी में नदियों के अपर्दन से अनेक दर्रों का निर्माण हुआ है, जैसे भिखनाठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, मरवात दर्रा। ये दर्रे बिहार और नेपाल के बीच यातायात का एक मार्ग बनाते हैं। अगर पूछे सोमेश्वर दर्रा, भिखना दर्रा किनके बीच यातायात के लिए मार्ग प्रदान करता है, ऐसे घुमा सकता है, तो आप बोल देना कि बिहार और नेपाल के बीच। हरहा घाटी या धून घाटी दोनों एक ही नाम है। सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दोनों के मध्य में स्थित है ये घाटी, इसलिए यहाँ पे इस जो बुक के राइटर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसको कंपाइल किया है, दोनों के बीच में इस चीज को अरेंज किया है। यानी सोमेश्वर और जो रामनगर दून है इसके जस्ट बीच में हरहा घाटी और दून घाटी सिचुएटेड है, क्योंकि ये बहुत नॉर्थ में पड़ता है। बिहार का जो मैप देखेंगे और उसके बाद ये बीच में आ जाता है, और नीचे में साउथ के एरिया में रामनगर दून की पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। वही बोल रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के मध्य ये हरहा नदी घाटी या दून घाटी वो आपको मिलेगी, और इसकी जो लंबाई है लगभग 24 किलोमीटर है। रामनगर दून देख लेते हैं, जो सबसे साउथ में पड़ता है, ये दक्षिण में स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, क्योंकि पहले तो सोमेश्वर आ गया, फिर आ गया आपका बीच में जो दून घाटी आप पढ़े हो, फिर आपका आ गया यहाँ पे रामनगर दून। तो एक तरीके से ये सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में ही पड़ा ना बेटा, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर। जनरली इतना हर चीज का लंबाई नहीं पूछता है। अब चले जाते हैं बिहार का मैदानी क्षेत्र। आपको देखना है जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको ज्यादा दिमाग में रखना है। ऑल्दो अगर आप 1-2 बार एक ही चैप्टर को रीड कर लेते हो तो वहां से कुछ कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाता है। प्लेन रीजन ऑफ बिहार, बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है उत्तर में नेपाल से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा तक विस्तृत है, वहां तक फैला हुआ है। इसका लगभग 95% भाग मैदानी है। बिहार का जो पूरा अगर आप मैप देखेंगे तो 95% भाग जो है पूरा मैदान है। 5% में आपको पर्वत आ जाएंगे, जो भी है पहाड़ जो भी है झरने वगैरह 5% में आएंगे, लेकिन 95% पूरा एक तरीके से फील्ड है, जिसकी वजह से यहाँ का जो मेन जो काम है वो एग्रीकल्चर गतिविधि हो जाता है। जो गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए औषधों के निक्षेप से निर्मित है। गंगा का मैदान किससे बना हुआ है? गंगा और उसकी जो सहायक नदियां जो भी बहा के लाती हैं, जो नदियां बहा के लाती हैं वो सिल्ट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वहां पे बहुत सारा मैन्यूर होता है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं उस मिट्टी में, जो फसलों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर है। ये जो पूरा 95% एरिया की आप बात कर रहे हो।
इस मैदान का जो ढाल सर्वत्र एक समान एवं धीमा है। ढाल जो है सभी जगह लगभग आपको 95% वाला जो एरिया है सभी जगह ढाल एक समान है एवं धीमा ढाल है। इसी वजह से कहीं कहीं पानी आपको ज्यादा लगता है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। सभी जगह एक समान ढाल रहेगा तो जाहिर सी बात है कि पानी का जमाव आपको देखने को मिलेगा और साथ साथ धीमा भी है। पश्चिम में इस मैदान की चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा अधिक है। जैसे आप देखोगे बिहार का मैप, यहाँ पे फिर ये बिहार के मैप को नदियों के थ्रू दिखाया गया है। पश्चिम में जो ये इसकी चौड़ाई आपको दिखने को मिल रही है या लंबाई जो भी समझो, ये जो एरिया है कंपेयर टू ईस्ट वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट की अपेक्षा ये जो काफी आपको लंबा दिख रहा होगा अगर आप लंबाई ऐसे वाली की बात करें, और ये वाला छोटा दिख रहा होगा। तो वही समझाया जा रहा है कि पश्चिम में इस मैदान की जो चौड़ाई है, एक्चुअली इट इज चौड़ाई, लंबाई तो लॉन्गिट्यूडनल होता है। लंबाई बेटा लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसको बोलते हैं लंबाई में। ये लंबाई होती है, इसी को लंबाई बोलते हैं, लेंथ इस तरीके से आता है, और ये चौड़ाई है। तो ये जो हमारा जो इधर पश्चिम का इलाका है काफी चौड़ा है कंपेयर टू ईस्ट वाले पार्ट से, ठीक है। तो ये इस चीज को यहाँ पे समझाया गया है, अपेक्षा चौड़ा है तथा इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। जैसे गंगा जो है आपको जब कहाँ इंटर करती है हमारे बिहार में, कहाँ से स्टार्ट होती है? छपरा घंघरा नदी से। बक्सर से ना? हाँ मैम, बक्सर में इंटर करती है, लेकिन मैम पहले तो छपरा से ही मिलती है जो घाघरा नदी है। देखो जहां तक शेरशाह के बीच में कब 1539 में 1539 40 में हुई थी। हाँ, 64 तो वहीं से इंटर करती है। जनरली एवरीवेयर लिखा हुआ है कि बक्सर में ही इंटर करती है। तो बक्सर से जब होती हुई इंटर करती है तो इसको यहीं पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते आगे बढ़ती जाती है। तो मुझे ये जो समझाना था, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी छपरा में भी है बेटा, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ बक्सर से इंटर करती है। यहाँ का जो बीच वाला पूरा इलाका है, एक तरीके से दोनों को आप खड़ा कर दो, ये वाले लैंड को खड़ा कर दो और इधर को खड़ा कर दो, तो बीच में ज्यादा पानी आपको लगने को मिलेगा। बीच में ज्यादा पानी का जमाव होता है इस वाले एरिया में, ये ज्यादा ढलाव वाला क्षेत्र है। और इधर की अपेक्षा धीरे धीरे जो ढलाव है, एक तरीके से कैसे नाला होता है, जैसे झरना होता है, इधर का ऊंचा एरिया होता है, धीरे 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 ये नीचे होते जाता है किसी चीज को आपको बहाना है तो। देखे हो? यस मैम। नहीं, फिर से समझा देती हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। कभी किसी चीज से आपको पानी बहानी है, मान लो ये पूरा पाइप है, तो ये वाला इलाका जो है थोड़ा ऊंचा होगा, इसके अपेक्षा ये थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम, फिर उससे ज्यादा होते जाएगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और ये सबसे लोएस्ट वाला पार्ट हो जाता है, नीचे वाला पार्ट। तो एक तरीके से जो गंगा का मैदान का ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। और हमारा एक तरीके से पूछा भी गया है क्वेश्चन, मैंने देखा है कि बिहार का जो गंगा नदी है, बिहार में जो गंगा नदी है उसका इंटरिंग जो एरिया है वो कैसा है, तो किधर से इंटर कर रहा है? पूरब से नहीं इंटर कर रहा है, पश्चिम से ये पूर्व की ओर बह रही है। गंगा यहीं से बह रही है ना, तो ये बहती है वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है और इधर होते हुए बंगाल में इंटर कर जाती है। याद रखिएगा, ठीक है? समझ में आया कुछ? यस मैम। यस मैम। ढाल का क्या मतलब हुआ? एक तरीके से जहां पे पानी एक तरीके से जमा हो सकता है, बीच का जो ढलान, ढलान मतलब पूर्व, जैसे कि मैम पश्चिम की ज्यादा है, मतलब ऊंचा है ढलान, तभी ना बढ़ रही है पूर्व की साइड में उधर से। हाँ, और उधर ज्यादा पानी आने लगता है, इसी वजह से पूर्व का एरिया जो है कंपेयर टू पश्चिम वाले पार्ट से ज्यादा पानी से हमेशा एक तरीके से सराबोर रहता है और वही उसके बाढ़ का कारण होता है। तो गंगा नदी बिहार के मैदान को दो इक्वल भागों में विभाजित करती है, क्योंकि यहाँ पे पढ़े हो कि चौड़ाई पूर्व की अपेक्षा जो चौड़ाई है पश्चिम में अधिक है, तथा इसका ढाल भी पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, यही चीज समझाना था। गंगा नदी बिहार के मैदान को दो भागों में बांटती है, क्योंकि ये बीचों बीच इंटर करती जाती है, इसलिए ये दो भाग बना लेती है। ये नॉर्थ बिहार होता है और ये साउथ बिहार होता है। एक चीज बताना, जो पटना है नॉर्थ बिहार में पड़ता है या साउथ बिहार में पड़ता है? पटना जो बिहार की राजधानी है वो साउथ बिहार में पड़ता है। भोजपुर हो गया, गया हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, जहानाबाद हो गया, ये सारा साउथ में पड़ता है बिहार के। बट अगर मैं बोलूं जैसे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, ये शिवहर, ये सारा नॉर्थ बिहार का एरिया है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा फैला हुआ है। और सोमेश्वर की जो श्रेणी है ये पश्चिम चंपारण में आती है। जो चंपारण है पश्चिम चंपारण और यहाँ पूर्वी चंपारण,
एक ही चंपारण था, बिकॉज ये पूरा एक ही चंपारण था, उसको काट करके दो टुकड़ों में बांट दिया गया। तो यहाँ से पूरा समझो कि अगर चंपारण यहाँ पे पूरा है तो उसको दो इक्वल पार्ट में बांट करके इसको ईस्ट चंपारण बोला गया और इधर वाले को वेस्ट चंपारण। तो जो समेश्वर की पहाड़ी वगैरह है वो आपको वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगी। और वो जो पश्चिम चंपारण में एक टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उसके बीचों बीच एक नदी बहती हुई आती है, उसका नाम बताना आप लोग। गंडक नदी। हाँ सही है मैम। बांटा कैसे जाता है साउथ और ईस्ट को? बॉर्डर बना दिया जाता है वहाँ पे? नहीं, बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर नहीं है बीच में। बताइए अनन्या इसको। बॉर्डर नहीं है। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दो है। जैसे पूर्वी चंपारण मोतिहारी हो गया, पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर बेतिया। हाँ ठीक है, जो पूछना है महनाज और कुछ पूछना है पूछो। तो अब जो बिहार का पूरा मैप देखे हो, इसके बीचों बीच जो गंगा नदी इसको दो भागों में बांट दी है, इसी को यहाँ लिखा गया है उत्तर बिहार का मैदान, यानी दो जो हमारा मैदान है दो टुकड़ों में बट गया। अब कौन सा मैदान है? उत्तर बिहार का मैदान, यानी ऊपर वाले पार्ट को, गंगा के ऊपर वाले भाग को नॉर्थ बिहार यानी उत्तर मैदान, और दक्षिण मैदान नीचे वाले को बोलते हैं, गंगा के नीचे वाले को दक्षिण मैदान बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। उत्तर का मैदान क्या है? इसका क्षेत्रफल लगभग 56,980 वर्ग किलोमीटर है। यह हिमालय की तराई क्षेत्र से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक विस्तृत है, यानी कि इधर का जो पूरा एरिया देखोगे, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ा है कि बिहार नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल में हिमालय का एरिया है, तो नेपाल से सटा हुआ है, तो नेपाल से लेकर दक्षिण में बस यहाँ गंगा तक ही फैला हुआ है उत्तर का एरिया। फिर आपको नीचे में यहां से गंगा नदी से स्टार्ट करोगे साउथ बिहार, छोटा नागपुर के पठार उठार तक, राजमहल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है, उस चीज को देखिए। इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों कोशी, बागमती, बूढ़ी गंडक, तथा घाघरा आदि नदी के द्वारा लाए गए और शालों के निक्षेपों से हुआ है। किसकी बात कर रहे हो आप? नॉर्थ बिहार की बात कर रहे हो, क्योंकि ये जो इलाका है इधर ज्यादा से ज्यादा रिवर सिचुएटेड है। नॉर्थ बिहार में मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर फाउंड इन द नॉर्थ बिहार एरिया। इधर नदियों की संख्या कम है साउथ बिहार में, और साउथ बिहार में है भी तो ये वाले पार्ट में ज्यादा मिलेंगी नदियां कंपेयर टू इस वाले पार्ट में। उसके बाद इसकी ढाल जो है उत्तर से दक्षिण की ओर है। किसकी ढाल? ये जो उत्तर मैदान है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये जो पानी बहता है अब इधर से आकर के यहाँ पे गंगा नदी में आने लगेगा, क्योंकि सारी नदियां ऊपर से जो आ रही हैं हिमालय से वो इधर ही मिलती हैं और गंगा नदी में आती हैं। उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर, तथा उत्तर पश्चिम से लेकर के, उत्तर पश्चिम किधर हो गया? इधर से लेके, क्योंकि बहुत सारी जो गंडक वगैरह है इधर से आके इधर मिलती है, वही उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर है। दक्षिण पूर्व की ओर कौन सा भाग हो गया? ये वाला पार्ट नीचे में। यहाँ पे पूरा लिख दिया गया है कौन सा कैमूर का पठार है। इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग के लिए सुविधा होगा देखने में। जैसे दो नदियों के बीच का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? आप सबको पता होगा, दोआब। दोआब। ठीक है, बहुत अच्छा। ये पूरा हम इरेज कर दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका अगर चाहेंगे तो एक पेज प्रिंट निकाल के भी अपने से रोज प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रिंट या फोटो कॉपी जो भी मन हो। यहाँ पे दिया है कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम दोआब कहते हैं, और इस मैदान को नदियों ने विभिन्न दोआब क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी नदियां बह रही हैं, नदियों से भरा पूरा इलाका है। तो इस क्षेत्र को जो निम्नमत है, महानंदा और कोशी नदी के बीच का दोआब, कोशी और गंडक के बीच का दोआब, गंडक और घाघरा के बीच का दोआब। इस मैदान में नदी विसर्पण यानी के कारण, नदियों के जमावड़े के कारण एक तरीके से गोखुर झीलों का निर्माण हुआ है, और इन गोखुर झीलों का एक अन्य नाम चौड़ भी बोलते हैं या छाड़न भी बोलते हैं। इन नदियों के मध्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बड़े बड़े दियारा प्रदेश समझ रहे हो ना? दियारा का क्या इलाका होता है? दियारा का क्या मतलब होता है? अरे नदियों बाढ़ग्रस्त, हाँ बोलो। नदियों के जो मतलब उस पार का जो ये गांव होता है ना, हाँ, जैसे क्षेत्र बोलेंगे, हाँ, वही दियारा कहलाता है। दियारा कहलाता है, कहीं ना कहीं वो ज्यादा सटा हुआ रहता है इलाका, ठीक है। यस, क्या हुआ इसका मतलब? नदी जो है ना, नदी के आसपास का जो इलाका है एक तरीके से जो नीचाई पे होता है, जो एकदम जस्ट दियारा प्रदेश वगैरह कहलाता है। दियारा। महाराष्ट्र भी दियारा प्रदेश होगा ना, वहाँ पर बहुत समुद्र है। नदियों की बात कर रहे बेटा, नदियों की बात कर रहे हैं। यहाँ अभी लिखा है कि नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, और नदियों की बात कर रहे हैं। समुद्री इलाका का हम पढ़ ही नहीं रहे अभी। तो इन नदियों के मध्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो स्वाभाविक सी बात है, जब दो नदी से
हर तरफ से जो पानी आएगी तो ये बीच का जो प्रदेश होगा ज्यादा बाढ़ग्रस्त होगा, और वहीं पे जो थोड़े बहुत दियारा का जो स्थान होता है वो कुछ अपने विशिष्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि वो ज्यादा फर्टाइल लैंड होता है, क्योंकि हमेशा नदियों से जो एक तरीके से मटेरियल आता है उसी प्रदेश में जमा होता रहता है और दियारा प्रदेश कहलाता है। उत्तरी बिहार का जो मैदान है गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों द्वारा लाई गई रेत मिट्टी से निर्मित है, और ये जलोढ़ पंखा क्षेत्र है। ये जो मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, और ये जलोढ़ पंखा क्षेत्र है जहां पर ये नदियां प्रवाह मार्ग अपना बदलती रहती हैं। हाँ, उत्तर बिहार के मैदान का विस्तार भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, सिवान, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर जिलों में है। नॉर्थ का जो मैदान का विस्तार है कहाँ तक फैला हुआ है इस चीज को बताया जा रहा है। इसमें से एक नाम भी दे सकता है कि उत्तर बिहार का मैदान कहाँ तक नहीं फैला हुआ है, और इसमें से जैसे मुंगेर डाल देगा, कैमूर डाल देगा, जो कि है नहीं, तो वहां पे आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो बस आप एक बार रिकॉल करके इसको पढ़ लोगे, आसान हो जाएगा। थोड़ा सा एक दो लगेगा, जैसे गोपाल भागलपुर कैसे है, हाँ यो दरभंगा, माई मुजफ्फरपुर है ना। क्षेत्रीय विभिन्नता, हाँ क्षेत्रीय विभिन्नता क्या है? सारण भी ये सब है हाँ, छपरा सारण, हाँ गोपालगंज सारण, हाँ सारण भी है, गोपालगंज भी है। इस मैदान को आप 4 भागों में विभाजित करते हैं। उत्तर बिहार के मैदान को भी आप 4 इक्वल पार्ट में बांट रहे हो। ये जो उत्तर बिहार का पूरा मैदान आपने देखा, ये जो बीच से गई हुई है गंगा नदी, इसको दिखाया गया है, इसको भी आपने 4 भागों में ऐसे ऐसे करके बांट दिया है ना, स्टडी की सुविधा के लिए। और वो जो 4 मैदान है उसको बोला गया है, किस तरीके से बांटा गया है, लंबाई या चौड़ाई में देखते हैं कैसे बांटा गया है। भाबर या उप तराई का क्षेत्र जो आई थिंक ऊपर में पड़ेगा आपको, बांगर भूमि, फिर खादर भूमि, चौर या मन, ये आपको पड़ेगा। भाबर या उप तराई का जो क्षेत्र है, जैसे ये बीच से गंगा नदी है तो ये ऊपर का जो इलाका है, सॉरी ये भाबर या तराई का क्षेत्र आता है। उसके बाद कौन सा इलाका है? बांगर भूमि। उसके बाद जो इलाका आ जाएगा वो बांगर भूमि का आ जाएगा, ऐसे आपने बांट दिया है। उसके बाद फिर आ जाएगा खादर और चौर या मन। खादर जो है जस्ट इसके पास का, गंगा नदी के पास का क्षेत्र है, और चौर या मन वैसी भूमि होती है जो नदियों से एकदम सटी होती है, उसी को चौर या मन बोलते हैं। इस तरीके से 4 पार्ट में ये ऊपर नॉर्थ का मैदान बटा हुआ है। तो भाबर या उप तराई क्षेत्र क्या है? यह शिवालिक पर्वत श्रेणी के दक्षिण में एक संकीर्ण चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। फैली कहां से है? पश्चिम से पूर्व तक। और उत्तर बिहार के 7 जिलों में यह भाबर क्षेत्र पाया जाएगा। और 7 जिले कौन से हैं? किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। ठीक है, यहां तक आपको देखने को मिलेगा भाबर का इलाका। कुछ खास नहीं था। फिर बांगर लैंड क्या है? यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उससे निर्मित है और उच्च भूमि का क्षेत्र है। बांगर भी बाढ़ का मैदान है, याद रखिएगा। बांगर क्या है? ये बाढ़ का मैदान है, किंतु इसका निक्षेप खादर की भांति प्रतिवर्ष नहीं होता। एक तरीके से ये जो बांगर है हर वर्ष नहीं निर्मित होता। और बांगर भूमि की भी बात कर लो, क्योंकि बांगर मिट्टी से ही ये निर्मित है, तो बांगर जो सॉइल है हमेशा निर्मित नहीं होते, ये पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़, लिखा भी है पुरानी जलोढ़। ठीक है, क्योंकि ये जमा होती रहती है, पुरानी होती जाती हैं, इनको हम बोलते हैं बांगर। और जो नया है जो हर एक वर्ष बाढ़ के कारण निर्मित होता है, क्योंकि बाढ़ हर एक साल बिहार में आता है, और नदियां जो हर साल बह करके पानी लाती हैं अपने बहाव के थ्रू, उसमें मिट्टी जो छिपा रहता है, तो हर साल जो उनकी मिट्टी से जो निर्मित सॉइल होता है या जो लैंड होता है उसको हम खादर बोलते हैं, जो नीचे में अब हम पढ़ेंगे। बट एक चीज याद रखना, जो बांगर वाला जो लैंड है वो कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण इस मृदा में कंकरों की अधिकता पाई जाती है, बांगर लैंड में और साथ साथ बांगर मिट्टी में भी। खादर के बारे में पढ़ लो। नदियों के द्वारा लाए गए नवीन जलोढ़, ये नया होता है। अगर आपसे पूछे बांगर नया है या खादर नया है, तो इस चीज को अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि बांगर पुरानी वाली है, खादर हर एक साल निर्मित होती है। ये इस तरीके का क्वेश्चन मैंने देखा है, इसलिए बता दे रहे हैं। नवीन जलोढ़ के निक्षेप को खादर कहते हैं। नदियों के द्वारा लाए गए नवीन जलोढ़ के निक्षेप को खादर कहते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार कोसी तथा गंडक नदियों के मध्य हुआ है। क्यों हुआ है कोसी नदी और गंडक नदी के मध्य? बिकॉज हर एक साल बाढ़ से यह प्रभावित होते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण रेत की जो नवीन परतों का निक्षेप होने से इसकी उर्वरता अधिक होती है। यानी हर एक साल जो नदियां हैं, ये खास के कोसी और गंडक, कोसी को तो बिहार का सोखी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत मार्ग बदलती है और बहुत बाढ़ आता है, इसकी वजह से बोलते हैं बिहार का सोख। तो वो जो नदी है, ये जो हर एक साल जो पानी ला रही है, हर एक साल जो पानी के साथ साथ मिट्टी, धूल, कण जो भी ला रही है, उसमें हर एक साल क्योंकि नए मिट्टी का निर्माण हो रहा है,
हर एक साल वो बहा के ला रही है नया नया मिट्टी, और उसकी जो फर्टिलिटी है वो ज्यादा होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ज्यादा फर्टाइल होती है। वही बोला है कि इसकी उर्वरता अत्यधिक होती है खादर मिट्टी की। इसमें बालू, रेत होता है, पंख मतलब कीचड़, चिकनी मिट्टी के निक्षेप पाए जाते हैं। तो गंगा के जो आसपास का इलाका आप देखते हो, जहां कभी भी अगर गांधी सेतु पुल से अगर क्रॉस करो तो देखोगे उसका जो नीचे का इलाका है वो हमेशा केला की फसल से लदा बदा रहता है, हमेशा भरा रहता है। द मोस्ट फर्टाइल लैंड, वो जो गंगा के पास का जो भूमि देखते हो, क्योंकि हर एक साल वो नया फॉर्म होता है। इस क्षेत्र में नदियों के विसर्पण के फलस्वरूप छारण झील या गोखुर झील या दियरा भूमि का निर्माण हुआ है, ठीक है, जिसमें राघोपुर दियरा द्वीप प्रमुख है। चौर या मन क्या होते हैं? बिहार के उत्तरी मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमियां पाई जाती हैं। ऐसा इलाका जो हमेशा एक तरीके से थोड़ा सा कभी कभी सूखता है, अदरवाइज हमेशा पानी से ये भरा रहता है, इसी को चौर या मन बोलते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण में बहादुरपुर तथा सुंदरपुर चौर तथा पश्चिमी चंपारण का जो लखनी चौर है वो प्रमुख है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। ये जो चौर वाला या मन वाला जो क्षेत्र होता है, ये गहरे एवं मीठे जल के प्रमुख स्रोत होते हैं, चौर या मन। इसका उपयोग मछली पालन के लिए, सिंचाई के लिए, पक्षी विहार के लिए और पर्यटन के लिए तथा मखाना की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और पूरे देश में जितना मखाना उगाया जाता है उसका 90% अकेले बिहार उत्पादन करता है। ओनली द 10% जो बचा है वो अलग अलग स्टेट के द्वारा उत्पादित किया जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। और सबसे ज्यादा बिहार में जो मखाना का खेती होता है दरभंगा में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वहां सस्ता भी मिल जाएगा, कभी जाइए मखाना खरीद के जरूर लाइए। हाँ जी, बिहार दरभंगा से जस्ट सटा हुआ है मुजफ्फरपुर, तो हम लोग को भी आसानी से मिल जाता है मखाना। हाँ बोलिए। जीआई टैग भी तो मिला है उसको। हाँ, मखाना को जीआई टैग भी मिला है, बालूशाही को भी जीआई टैग मिला हुआ है, खाजा को भी मिला हुआ है। और कुछ बताओ? मरचा चूड़ा, मरचा चूड़ा को भी, मगही पान को भी, मरचा चावल को भी, हाँ याद रखिएगा, ठीक है। अब बोलिए क्या बोल रहे थे आप? ये निम्न भूमि क्षेत्रों में भारत का लगभग 90% निम्न भूमि क्षेत्र जो है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा। इसको मखाना को हम लोग फॉक्स नट भी बोलते हैं इंग्लिश में। मगध का जो मैदान है, मगध का मैदान दक्षिण में स्थित है। यह सोन एवं क्यूल नदी के बीच में स्थित है। मगध का जो क्षेत्र है सोन और क्यूल नदी के बीच में स्थित है, जस्ट खत्म ही है। आप लोग देखिएगा जो मगध का मैदान है सोन और क्यूल नदी के बीच में स्थित है। इधर से सोन नदी गई है और बीच में क्यूल नदी गई है, इसके बीच में ही है मगध का मैदान। यहाँ पे दिखाया नहीं है, पता नहीं सोन नदी को क्यों, लेकिन सोन नदी इधर ही है और क्यूल नदी इधर है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे में सटा हुआ है एमपी और इधर साइड में, क्योंकि एमपी से होते हुए ही ये सोन नदी बिहार में आती है, नीचे से ऊपर की ओर बहती है। अगर जैसे भारत का मैप खोलोगे, कंफ्यूज मत होना, भारत का जो मैप खोलोगे सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है ना? यस, एमपी से निकलती है और उधर से ही बहते हुए आती है। फिर बिहार में जो एक जगह है, कहाँ पे मैं बताऊं, वहां पे ये बिहार में इंटर करती है, आई थिंक कहाँ पे, भोजपुर या आरा के पास में, ठीक है। देख लीजिएगा उसको थोड़ा, सोन नदी वाला यहाँ पे पढ़ा रहे थे। वही बताया गया सोन और क्यूल का जो बीच का इलाका है ये मगध का मैदान है पूरा। अंग का मैदान कौन सा है? ये क्यूल नदी से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक फैला हुआ है अंग का मैदान, है ना। दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र, संकीर्ण का मतलब इसलिए संकीर्ण बोला गया, उबर खाबर लैंड है, आसानी से आप चल नहीं सकते, बिकॉज ये झारखंड के साथ सटा हुआ है। ये इलाका हमारा दक्षिण का, दक्षिण बिहार जो है एक तरीके से ज्यादा पठारी भूमि है, पर्वतों का इलाका है, थोड़ा बहुत पठार मिल जाएगा आसानी से। इस पठारी प्रदेश का विस्तार पश्चिम में कैमूर जिला से लेकर के पूर्व में मुंगेर एवं बांका जिलों तक हुआ है। यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का बाहरी भाग है। ये जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसका जो बाहरी भाग है, ये वाला पठार आपको मिलेगा। दक्षिण का जो संकीर्ण पठारी क्षेत्र है उसी का बाहरी भाग है। यह बिहार का प्राचीनतम भूखंड है। कौन सा? दक्षिणी का जो पठारी लैंड है वो, जो कठोर चट्टानों से बना हुआ है। इसका विस्तार बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर के दक्षिणी भाग तक हुआ है। कैमूर के बारे में बोला जाता है कि कैमूर में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है, बिहार में सबसे ज्यादा एक तरीके से घनी एक तरीके से वन की उपस्थिति है यहाँ पे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी फॉरेस्ट, हमेशा जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से आप लोग देख लेना, लेकिन मैं ये सही बता रही हूँ कि कैमूर ज्यादा वनों से घिरा हुआ एरिया वाइज। और ये जो संकीर्ण दक्षिण का पठार है उसको दो भागों में फिर विभाजित कर दिया गया, एक है कैमूर का और खड़गपुर का।
कैमूर का जो पठार है दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जैसे कि ये पूरे एक तरीके से नीचे का जो पार्ट है, मान लो बिहार के नीचे का साउथ का पार्ट है, इसको दो इक्वल ऐसे भागों में बांट दिया गया है, इसलिए इसको बोला गया है साउथ वेस्ट बोला गया है। और इधर जो खड़गपुर वाला है वो चला गया है साउथ ईस्ट में। तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जो विंध्यन पर्वत का भाग है। कैमूर का पठार किसका भाग है? तो विंध्यन पर्वत का भाग है। ठीक है। कैमूर के पठार को रोहतास का पठार भी कहते हैं, कंफ्यूजन मत रखिएगा, कभी कभी कैमूर का पठार दे देगा, रोहतास का पठार दे देगा। और ये जो पठार है जबलपुर मध्य प्रदेश से आरंभ हो करके रोहतास बिहार तक विस्तृत है। कौन सा? ये जो कैमूर का पठार है वहां तक विस्तृत है। ठीक है, जबलपुर से लेकर के बिहार के रोहतास तक। इसकी लंबाई 483 किलोमीटर तथा चौड़ाई 80 किलोमीटर तक है। इसकी सतह यानी दक्षिण का जो कैमूर का पठार है उसके इरोजन के कारण, इरोजन का मतलब होता है वो जो पठार है धीरे 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 टूट रहा है। तो ये जो अपर्दन का मतलब ही होता है इरोजन होना, थोड़ा थोड़ा टूट करके अलग होते रहना। इसकी सतह इरोजन के कारण उबड़ खाबड़ है। ये जो कैमूर का पठार है, रोहतास का पठार, ये उबड़ खाबड़ है तथा इसमें बलुआ पत्थर की अधिकता पाई जाती है। इसकी औसत ऊंचाई 450 किलोमीटर है। कैमूर का पठार छोटा नागपुर पठार से लेकर के सोन नदी द्वारा अलग होता है। ठीक है, सोन नदी इसको बांट देती है, मतलब दो टुकड़ों में कर देती है। कैमूर का पठार छोटा नागपुर पठार से, यानी दोनों आपस में सटे हुए, छोटा नागपुर और कैमूर, इनको दो भागों में बांट कौन रही है? सोन नदी बीच से होके आके। खड़गपुर की पहाड़ी को देख लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 510 मीटर है। यह कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में, कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है और विस्तार जो है पूर्व में बांका डिस्ट्रिक्ट से लेकर के दक्षिण में जमुई तक है ये खड़गपुर की पहाड़ी। ये धरवार क्रम की चट्टाने हैं। कौन? खड़गपुर की जो पहाड़ी है वो धरवार क्रम की चट्टाने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेगा स्लेट, जो स्लेट बनता है, क्वार्टजाइट, अब्रक, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस, जो एस्बेस्टस घरों पे आप डालते हो, तथा बालू पत्थर आदि खनिजों की प्रधानता है इस क्रम की चट्टानों में। खड़गपुर की जो पहाड़ी है उसकी चट्टानों में। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, देख लीजिएगा। भौतिक संरचना के आधार पर बिहार को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो यहां तक हम बता दिए हैं। ये आपको ये एक वैज्ञानिक है, उन लोगों ने अपने हिसाब से इसको 10 इक्वल पार्ट में बांट दिया है बिहार को, बिहार की जो पूरी भौगोलिक संरचना है। तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, जस्ट आप लोग रिवीजन करके इसका आंसर सेंड कर दीजिएगा। हमने इसको टिक नहीं किया है, अगर 1 मिनट रुक जाओ, हम आपको इसको सेंड कर देंगे। इसमें साथ साथ आंसर भी है। आंसर बोलोगे तो हटा देंगे, क्योंकि आप लोग खुद से करो पहले, है ना, उसके बाद। ठीक है,